नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाए जाने वाले आषाढ़ पूर्णिमा समारोहों का उद्घाटन किया। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 428 नए मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,111 हुई। चुनाव आयोग ने राज्य में लौटे प्रवासी कामगारों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का दिया निर्देश। और प्रदेश के विभिन्न भागों में हुई वज्रपात की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और वज्रपात को लेकर फिर किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाए जाने वाले आषाढ़ पूर्णिमा समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन किया। इस समारोह का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के संदेशों और उनके अष्टांगिक मार्ग पर वीडियो संबोधन करेंगे। धर्म चक्र दिवस उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बौद्ध धर्म गुरुओं और विद्वानों के संदेश सहित कई कार्यक्रम बोधगया और सारनाथ से संचालित किए जाएंगे। दुनिया भर में लगभग 30 लाख श्रद्धालु लाइव वेबकास्ट के माध्यम से यह कार्यक्रम देख सकेंगे। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिले में कोरोना संक्रमण के 428 नए मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,111 हो गई है। इनमें से 8,211 लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि कल पटना में सबसे अधिक 58 नए मरीजों की पहचान की गई है। पिछले 4 दिनों में पटना में 325 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। नालंदा में 44, मुजफ्फरपुर में 34, सीवान में 24, दरभंगा और सारण में 21, मुंगेर में 20, औरंगाबाद, पश्चिम और पूर्वी चंपारण में 19, भागलपुर में 18 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं सहरसा में 15, बेगूसराय में 13, किशनगंज और जमुई में 8, कैमूर, पूर्णिया तथा भोजपुर में 7, जबकि गया, नवादा और शेखपुरा में 6, अरवल, कटिहार, जहानाबाद, मधुबनी तथा लखीसराय में 5, रोहतास और सुपौल में 4, शिवहर में 3, गया, बक्सर, मधेपुरा और सीतामढ़ी में 2, समस्तीपुर, गोपालगंज तथा सीतामढ़ी में 1 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। विभागीय सचिव ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 7,187 नमूनों की जांच हुई है। कल पटना एम्स और एनएमसीएच में 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोरोना के नए लक्षणों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इन नए लक्षणों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच के लिए NABL से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। NABL चिकित्सा संबंधी परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रमाणन करने वाला संगठन है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण मेडिकल और इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE स्थगित कर दी है। JEE की मुख्य परीक्षा अब इस वर्ष 1 से 6 सितंबर को होगी, जबकि एडवांस्ड परीक्षा 27 सितंबर को होगी। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को कराई जाएगी। एक ट्वीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से खरीदारी करने वाले संगठनों को विक्रेताओं को देर से भुगतान के लिए 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय के एक ट्वीट में बताया गया है कि भुगतान प्रणाली अनुशासित करने तथा विक्रेताओं और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ब्याज लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश इस वर्ष 1 अक्टूबर से की जाने वाली सभी खरीदारी पर लागू होगा। देर से किए जाने वाले भुगतान पर लागू 1% ब्याज की राशि जेम संचालित खाते में जमा की जाएगी। ब्याज राशि विक्रेता को नहीं मिलेगी और इसका एक अलग खाता बनेगा।
केंद्र सरकार ने खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इससे संबंधित निर्देश राज्यों के खाद्य सचिवों को भेजा है। सरकार का मानना है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर खुले तेल में मिलावट की आशंका बढ़ गई है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि राज्य सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गौरतलब है कि मिलावट पर नियंत्रण के लिए बने कानून में 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना का भी प्रावधान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है और ये समय विकासवाद का है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच श्री मोदी लेह में भारतीय सेना के जवानों को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि विस्तारवाद की नीति हमेशा से मानवीय मूल्यों के खिलाफ रही है और इस तरह की ताकत या तो मिट गई है या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार फिर से पूरी दुनिया ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है और विकास की प्रतिस्पर्धा का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास रहा है कि देश हमेशा हमलों के बाद और मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने सैन्य बलों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि पूरा देश आपके समर्पण को नमन करता है। उन्होंने कहा कि देश को अपनी सेना पर अटूट विश्वास है और हर एक नागरिक देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपके अतुलनीय समर्पण की प्रशंसा करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी सीमाओं पर खर्च 3 गुना बढ़ा दिया है। इससे पूर्व अचानक लेह पहुंचकर प्रधानमंत्री ने नीमू में अग्रिम चौकी पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों से मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। श्री मोदी के साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ की स्थितियों से निपटने की तैयारियों को लेकर बिहार सहित उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने को कहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में गृहमंत्री ने बाढ़ की विभीषिका रोकने और जानमाल का नुकसान कम से कम करने की सुनियोजित योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पूर्वानुमान के आधार पर बाढ़ की पूर्व जानकारी देने की स्थायी व्यवस्था विकसित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय पर बल दिया। उन्होंने जलाशयों से समय पर पानी छोड़ने और बाढ़ की रोकथाम के लिए जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग को प्रमुख बांधों की भंडारण क्षमता के आकलन का भी निर्देश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को लॉकडाउन के समय बिहार लौटे प्रवासी बिहारियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षात्मक बैठक में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों में लगभग 2 लाख बैलेट यूनिट की जांच की कार्रवाई शुरू हो गई है। इधर चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस के अधीन चुनाव सेल का गठन किया गया है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात से 14 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। वैशाली जिले में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग समस्तीपुर में मारे गए हैं। लखीसराय, गया, जमुई और बांका जिले में 5 लोगों की मृत्यु हुई है। घायलों का स्थानीय अस्पतालों में उपचार चल रहा है। मृतकों में अधिकतर किसान या मजदूर थे जो खेतों में काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात की घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घायलों के निःशुल्क उपचार के आदेश भी दिए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 1 से 2 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, कैमूर, रोहतास, पश्चिम और पूर्वी चंपारण तथा गोपालगंज जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दरभंगा और सीतामढ़ी जिले के आसपास के इलाकों में देर रात से वर्षा हो रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे लॉकडाउन और अनलॉक की अवधि में 21 मार्च से 3 जून का तिमाही रोड टैक्स 31 जुलाई तक जमा कर दें। श्री मोदी ने कहा कि इसके अंतर्गत एकमुश्त 40% की छूट दी जाएगी। छूट के साथ इस अवधि का अर्थदंड भी माफ कर दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अगर वाहन परिचालक 31 जुलाई तक टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उन्हें अर्थदंड के साथ पूरा टैक्स देना होगा। राज्य सरकार ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में अंचल अधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ता और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सहित 402 अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। इन तबादलों में पैसे की लेनदेन की शिकायत पर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने रोक लगाते हुए तबादलों की पूरी फाइल मुख्यमंत्री के सामने पेश करने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब इन तबादलों की फाइल खुद देखेंगे और इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सावन माह में देवघर के बैद्यनाथ मंदिर और वासुकीनाथ में कांवड़ यात्रा और मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी है। न्यायालय ने लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए राज्य सरकार को इन मंदिरों में होने वाली पूजा के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है। इधर बिहार सरकार ने प्रदेश में श्रावणी मेलों के आयोजन और शिव मंदिरों में जलाभिषेक पर पहले ही रोक लगा दी है। प्रदेश में मक्के की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदे जाने पर पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से 3 दिनों में जवाब देने को कहा है। राज्य के अनुदानित 599 इंटर कॉलेजों और 16 माध्यमिक विद्यालयों की संबद्धता 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही तय मापदंडों को पूरा करने वाले इन संस्थानों को वर्ष 2014-16 से अनुदान की राशि देने की भी स्वीकृति दी गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, लेह में प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से चीन को नसीहत दी, सेना का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विस्तारवादी न भूलें, ऐसी ताकतें मिट जाती हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 5 साल बाद एलएसी पर प्रधानमंत्री विस्तारवादी नीतियों वाले चीन को चुनौती। दैनिक जागरण ने कोरोना संक्रमण की स्वदेशी वैक्सीन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी। प्रभात खबर का शीर्षक है, 402 सीओ व डीसीएलआर के तबादलों पर लगी रोक। आज अखबार लिखता है, टिड्डी मुक्त हुआ बिहार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाए जाने वाले आषाढ़ पूर्णिमा समारोहों का उद्घाटन किया। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 428 नए मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,111 हुई। चुनाव आयोग ने राज्य में लौटे प्रवासी कामगारों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का दिया निर्देश। और प्रदेश के विभिन्न भागों में हुई वज्रपात की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और वज्रपात को लेकर फिर किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।